विश्व इतिहास की झलक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी इस इतिहास झलकी का आज प्रस्तुत है 23वां अध्याय, जीविका के लिए मनुष्य का संघर्ष। इस पत्र को लिखने की तिथि है 28 मार्च सन 1932। आओ अब हम दुनिया के इतिहास को जहाँ से हमने उसे छोड़ा था शुरू करते हैं और अतीत की कुछ झांकियाँ देखने की कोशिश करते हैं। ये एक उलझा हुआ जाल है जिसे सुलझाना मुश्किल है और इसके सारे हिस्सों पर एक साथ नज़र डाल सकना और भी ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभी हम उसके किसी ख़ास टुकड़े में उलझने लगते हैं और उसे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। करीब करीब सभी की ये भावना होती है कि अपने देश का, चाहे वो कोई भी देश हो, का इतिहास दूसरे देशों के इतिहास से ज़्यादा शानदार है और अध्ययन के ज़्यादा योग्य है। मैं इस चीज़ के खिलाफ तुम्हें एक बार पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ और आज फिर देना चाहता हूँ। इस जाल में फंस जाना बहुत आसान है। सच तो ये है, इसी से बचाने के लिए मैंने तुम्हें इन पत्रों को लिखना शुरू किया था, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि मैं खुद वही गलती करता हूँ। लेकिन अगर खुद मेरी ही शिक्षा में कसर है और जो इतिहास मुझे पढ़ाया गया वही उटपटांग है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने जेल के एकांत में आगे अध्ययन करने की कोशिश की और उसमें मुझे शायद कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन अपने मन की चित्रशाला में घटनाओं और व्यक्तियों की जिन तस्वीरों को मैंने बचपन और जवानी के दिनों में लटकाया था, वहाँ से उसे हटा तो नहीं सकता। इतिहास के बारे में मेरे दृष्टिकोण पर जो अधूरे ज्ञान की वजह से वैसे ही काफ़ी सीमित है, इन तस्वीरों का भी असर पड़ता है। इसलिए जो कुछ मैं लिखूंगा उसमें बहुत सी गलतियां होंगी, बहुत सी बेमतलब की बातें भी होंगी। कई बार महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भूल जाऊंगा, लेकिन ये पत्र इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि ये इतिहास की पुस्तकों की जगह लेंगे। ये तो आपसी छोटी छोटी बातचीत की तरह हैं। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझ कर खुश होता हूँ जो हम दोनों में होती। अगर हम 1000 मील का फासला और कई ठोस दीवारों से अलग न किए गए होते। मैं उन मशहूर आदमियों के बारे में तुम्हें लिखे बिना नहीं रह सकता जिनके शानदार कारनामों से इतिहास के पृष्ठ भरे हुए हैं। अपने ढंग पर उनके खुद के हाल भी दिलचस्प हैं और उनमें हमें उस ज़माने को समझने में मदद मिलती है जिसमें वो हुए थे। लेकिन इतिहास सिर्फ बड़े बड़े आदमियों, बादशाहों, सम्राटों या इसी तरह के दूसरे व्यक्तियों के कारनामों का लेखा जोखा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतिहास का काम अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि बादशाह और शहंशाह दुनिया के रंगमंच पर अब अकड़ कर चलते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन वास्तव में महान स्त्रियों और पुरुषों को अपने प्रदर्शन के लिए किसी ताज या तख्त या हीरे जवाहरात या किताबों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ राजाओं और नवाबों को, जिनके अंदर सिवाय राजापन या नवाबी के और कुछ भी नहीं होता, अपना नंगापन छिपाने के लिए तरह तरह की वर्दियां और राजसी पोशाकें पहननी पड़ती हैं। बदकिस्मती से इस ऊपरी दिखावे में हम बहुत असर में आ जाते हैं और लोग धोखे में फंस जाते हैं और सिर पर ताज रखने वाले नाम मात्र के राजा को राजा कहने की गलती कर लेते हैं। असली इतिहास में इधर उधर के कुछ इने गिने व्यक्तियों का वर्णन नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के लोगों का होना चाहिए, जिनसे राष्ट्र बनता है, जो मेहनत करते हैं और अपने श्रम से जीवन की ज़रूरतों और सुख सुविधा की चीज़ें पैदा करते हैं और जो हज़ारों ढंग से एक दूसरे पर असर डालते हैं। मनुष्य जाति का ऐसा इतिहास सचमुच एक चित्ताकर्षक कहानी होगी और ये कहानी होगी युगों से चले आते हुए मनुष्य के प्रकृति और उसके तत्वों वगैरह से, जंगली जानवरों और जंगलों से संघर्ष की और अंत में उस कठिन संघर्ष की जो उसे अपनी ही जाति के कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ करना पड़ा जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसे दबाए रखने की और उसका शोषण करने की कोशिश की। इतिहास तो जीविका के लिए मनुष्य के संघर्ष की कहानी है और चूंकि जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें जैसे भोजन, रहने की जगह, ठंडे मुल्क में कपड़े ज़रूरी हैं, इसलिए जिन लोगों का ज़रूरत के इन सामानों पर नियंत्रण रहा, उन्होंने अपनी हुकूमत जमा ली। राजाओं और हाकिमों के हाथ में सत्ता इसी वजह से रही है कि जीविका के कुछ आवश्यक साधनों पर उनका अधिकार या नियंत्रण था और इस नियंत्रण ने उन्हें जनता को भूखों मारकर अपने वश में कर लेने की ताकत दे दी। इसी वजह से हमें अजीब दृश्य देखने को मिलता है कि मुट्ठी भर आदमी बहुत बड़े जन समुदाय को चूस रहे हैं।
बहुत से आदमी बिना कुछ मेहनत किए रुपया कमा रहे हैं। जो मेहनत करते हैं वो कमाते हैं, लेकिन बहुत कम। शुरू में अकेले शिकार करने वाला आदमी धीरे धीरे अपना कुटुंब बना लेता है और फिर सारा कुनबा मिलकर एक दूसरे के फायदे के लिए मेहनत करता है। बहुत से कुनबे आपस में मिलकर गांव बना लेते हैं और बाद में कई गांवों के मजदूर, व्यापारी और दस्तकार मिलकर कारीगरों के संघ बनाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे सामाजिक इकाई बढ़ती दिखती है। शुरू में व्यक्ति था जो जंगली था। उस समय किसी तरह का कोई समाज नहीं था। उसके बाद कुटुंब, उससे बड़ी इकाई बनी। उसके बाद गांव और फिर गांवों का समूह बना। इस सामाजिक इकाई का विकास क्यों हुआ? इसलिए कि जीविका के लिए संघर्ष ने मनुष्य को उन्नति और सहयोग करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि सहयोग के साथ समान शत्रु से बचाव करना या उस पर हमला करना ज़्यादा कारगर होता, बनिस्बत इसके कि सब अलग अलग अपना बचाव या हमला करें। काम करने में सहयोग इससे भी ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। अकेले काम करने की बनिस्बत मिलजुल कर काम करने से वे भोजन और दूसरी आवश्यक चीज़ें कहीं ज़्यादा पैदा कर सकते थे। काम में इस सहयोग के फलस्वरूप आर्थिक इकाई का भी विकास होने लगा। जहाँ पहले अकेला जंगली आदमी अपने लिए शिकार करता था, वहाँ अब बड़े बड़े समुदाय बन गए हैं। बहुत मुमकिन है कि मनुष्य की आजीविका के इस संघर्ष की वजह से आर्थिक इकाई का जो विकास हुआ, उसी से समाज और सामाजिक इकाई का विकास हुआ हो। इतिहास के लंबे विस्तार में हम लगातार संघर्ष और मुसीबतों के बीच ये विकास बराबर देखते आए हैं। कभी कभी ये धारा उल्टी बही है, लेकिन तुम ये ना समझ बैठना कि इस विकास का मतलब ये है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत सुखी हो गई है। संभव है पहले से आज ज़्यादा बेहतर हालात हों, लेकिन पूर्णता से बहुत दूर है। हर जगह काफ़ी दुख और दरिद्रता है। जैसे जैसे आर्थिक और सामाजिक इकाइयाँ विकास करती गईं, जिंदगी भी और ज़्यादा पेचीदा होती चली गई। वाणिज्य और व्यापार ने तरक्की की। उपहार की जगह चीज़ों की अदला बदली शुरू हुई और फिर सिक्के का चलन शुरू हुआ, जिसने लेन देन के सब व्यवहारों में ज़बरदस्त अंतर पैदा कर दिया। इससे व्यापार में एकदम तरक्की हुई, क्योंकि सोने और चांदी के सिक्कों में दाम दिए जाने की वजह से खरीद बिक्री आसान हो गई। इसके बाद सिक्कों का इस्तेमाल भी हमेशा ज़रूरी नहीं रहा। लोगों ने उनकी जगह प्रतीक के इस्तेमाल शुरू किए। कागज़ का टुकड़ा जिस पर अदायगी का वादा लिखा हो काफ़ी समझा जाने लगा। इस प्रकार बैंक, नोटों और चेकों का चलन शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार उधार या साख पर चलने लगा। साख या उधार के तरीके से व्यापार और वाणिज्य में ज़्यादा मदद मिली। तुम जानती ही हो कि आजकल चेक और बैंक नोटों का काफ़ी इस्तेमाल होता है और समझदार आदमी अब अपने साथ सोने और चांदी की थैलियाँ नहीं लिए फिरते। इस तरह हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों धुंधले अतीत में से इतिहास आगे बढ़ता है, लोग माल की उपज बढ़ाते जाते हैं, खास धंधे अपनाते जाते हैं, आपस में माल की अदला बदली करते हैं और इस तरह व्यापार की उन्नति करते हैं। ज्यों ज्यों पैदावार बढ़ी, दुनिया की संपत्ति बढ़ी और कम से कम कुछ आदमियों को ज़्यादा फुर्सत मिल गई और इस तरह जिसे हम सभ्यता का विकास कहते हैं, उसका विकास होता है। ये सब होता है और लोग आजकल के प्रबुद्ध और प्रगतिशील युग की अपनी आधुनिक सभ्यता, महान संस्कृति और विज्ञान के चमत्कारों की डींगे मारते हैं। लेकिन गरीब लोग अभी भी गरीब और दुखी बने हुए हैं। बड़े बड़े राष्ट्र एक दूसरे से लड़ते हैं और लाखों आदमी की हत्या करते हैं। ऐसी सभ्यता से क्या लाभ अगर हमें अपने ही घर में आज़ादी नसीब नहीं है। हम जाग चुके हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है हम आज के इस हलचल के ज़माने में रह रहे हैं, जबकि हर एक आदमी महान साहसिक कार्यों में हिस्सा ले सकता है और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बदलता हुआ देख सकता है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम उसी साल और उसी महीने में पैदा हुई जिसमें एक महान क्रांति ने रूस में नया युग शुरू किया था और आज तुम अपने ही देश में एक क्रांति देख रही हो। बहुत संभव है जल्दी ही तुम इसमें हिस्सा लो। सारी दुनिया में मुसीबत है, परिवर्तन हो रहा है। सुदूर पूर्व में जापान चीन का गला घोंट रहा है। पश्चिम में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में पुरानी प्रणाली लड़खड़ा रही है और धड़ाम से गिरने वाली है। संसार के राष्ट्र बातें तो निरस्त्रीकरण की करते हैं, लेकिन एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और अपने को पूरी तरह हथियार बंद करते रहते हैं। पूंजीवाद की जो इतने ज़्यादा अरसे से दुनिया के ऊपर हावी रहा है, अब शाम होने आई है जिस दिन ये ख़त्म होगा और ख़त्म तो उसे होना ही पड़ेगा। वो अपने साथ बहुत सी बुराइयों को लेता जाएगा।